स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम 2.0 में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के टॉपिक को। अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने कोशिश की है कि जो इस वीडियो की लैंग्वेज है वो मैं अर्थशास्त्र से थोड़ा सा हटके एक सिंपल सी लैंग्वेज रखूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। इस वीडियो का पीडीएफ आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आराम से आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं सब्सक्राइब के बटन को दबाकर। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र के जो दो भाग है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसको जानेंगे। अर्थशास्त्र क्या होता है उसको जानेंगे। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है उसको जानेंगे। अर्थव्यवस्था का जो आधार है उसके बारे में जानेंगे। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। विकासशील देशों की श्रेणी कैसे डिवाइड की जाती है। अर्थव्यवस्था वाला देश, कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश या औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला देश किसको घोषित किया जाता है। खुली अर्थव्यवस्था किसकी होती है और बंद अर्थव्यवस्था किस देश की होती है। इन सब टॉपिक को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ पॉइंट जो अर्थशास्त्र से रिलेटेड पूछे जाते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर अर्थशास्त्र का पिता पूछा जाता है, तो अर्थशास्त्र के पिता की बात की जाए तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो एग्जामों में काफी बार पूछी जा चुकी है। वहीं बात की जाए भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। ये हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1991 से लेकर 1996 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है मनमोहन सिंह जी को, और ये भी हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और ये जो लास्ट पॉइंट है भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन के बारे में जर्नल्स एग्जाम जिसके अंदर इकोनॉमिक्स नहीं भी होती उन एग्जामों भी नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि किस भारतीय को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो अमर्त्य सेन को मिल चुका है और 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और नेक्स्ट ईयर ही इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1999 में। आगे बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थशास्त्र की परिभाषा की बात की जाए तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो शायद ये लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आई होगी, तो मैं सिंपल आपको बताता हूँ। अर्थशास्त्र के पिता जो एडम स्मिथ हैं उन्होंने एक परिभाषा दी है, अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। और उन्होंने धन केवल करेंसी को नहीं कहा, जो पैसे होते हैं उन्हें नहीं, उनके साथ साथ जितने भी संसाधन मनुष्य द्वारा यूज किए जाते हैं अपनी जरूरत के लिए, वो सब उन्होंने धन की श्रेणी में रखे हैं। तो उन संसाधनों का जितना भी अध्ययन किया जाएगा वो अर्थशास्त्र कहलाएगा। और अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में उन्हीं संसाधनों पर जो नियम और उनके व्यवहारिक प्रयोग किए जाते हैं वो अर्थव्यवस्था कहलाती है, यानी कि उनका जो अध्ययन किया जाएगा वो अर्थव्यवस्था में किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको परिभाषा भी बता देता हूँ। वो अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें आर्थिक गतिविधियों के नियम जो मैंने अभी आपको बताया था, अवधारणा और सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। तो व्यवहारिक प्रयोग और नियम जो लगाए जाएंगे संसाधनों पर, वो उनका जो अध्ययन किया जाएगा वो किया जाएगा अर्थव्यवस्था में। और अर्थशास्त्र में संसाधनों का टोटल अध्ययन किया जाएगा। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, एक आ जाता है समष्टि और दूसरा आ जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। वहीं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। पहला आ जाता है प्राथमिक, जिसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। दूसरा आ जाता है द्वितीय क्षेत्र, तीसरा आ जाता है तृतीय, चतुर्थ और पंचम। ये 5 भाग बताए गए हैं, इसके 5 भाग बताए गए हैं, लेकिन किताबों के अंदर ये 3 भाग दिए गए हैं। कुछ अर्थशास्त्री इसके 5 भाग मानते हैं, तो इस वीडियो में हम पांचों के पांचों को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में किसी देश या विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था और उसकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आप सिंपल समझिए, यदि किसी बड़ी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। जैसे एशिया की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे या यूरोप की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे या अमेरिका की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, किसी बड़े महाद्वीप की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। या कोई देश हुआ जैसे भारत, चीन, रूस, नेपाल,
तो ऐसे देशों की बड़ी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर करेंगे, और उसकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसको जो शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जॉन मेनार्ड किन्स को, और इन्होंने एक बड़ी ही फेमस पुस्तक लिखी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें इन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में वर्गीकरण किया है, इन्होंने बताया है समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में सारी टोटल जानकारी दी है। आगे बात की जाए व्यष्टि अर्थशास्त्र की, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है, यानी कि छोटा अर्थशास्त्र जिसके अंदर छोटी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। अभी हमने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा बड़ी अर्थव्यवस्था, और व्यष्टि के अंदर छोटी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति, उसकी अर्थव्यवस्था का कितना उसने कमाया और कितना उसने खर्च किया, कितने उसके परिवार में खाने वाले लोग हैं। तो ऐसे यहाँ पर परिवार, किसी परिवार की अर्थव्यवस्था का अध्ययन, कितने लोग खाने वाले हैं, कितने कमाने वाले हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने नौकरी करते हैं, तो उस अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। यह कोई फर्म हो सकती है जैसे रिलायंस, टाटा, या कोई फैक्ट्री, कोई मिल, जिनका कोई भी नाम हो सकता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था यानी छोटी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। आगे बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की। अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। पहला आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र। इसमें जो शामिल किया जाता है उन संसाधनों को शामिल किया जाता है जो प्रकृति से हमें सीधे रूप में मिलते हैं, जैसे कृषि, मछली पकड़ना, पशुपालन या खनन। जैसे खनन से हमें पेट्रोल मिलता है, कोयला मिलता है, प्रकृति से सीधे रूप में जो भी संसाधन हमें मिलते हैं उनको शामिल करते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। द्वितीय की बात की जाए तो द्वितीय के अंतर्गत हम शामिल करते हैं विनिर्माण, यानी मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है वो द्वितीय क्षेत्र के अंदर होता है। यहाँ पर विनिर्माण कैसा होता है, जो भी हमारा प्राथमिक क्षेत्र से जितने संसाधन हमें मिले हैं उनका आगे विनिर्माण कर दिया जाता है, कोई अलग प्रोडक्ट बना दिया जाता है, तो उन संसाधनों को शामिल किया जाता है द्वितीय क्षेत्र में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कृषि से हमें गन्ना प्राप्त होता है, गन्ने से हम चीनी बना देते हैं या गुड़ बना देते हैं। उसी तरह हमें आलू मिलता है, आलू से हम चिप्स बना देते हैं। तो विनिर्माण का जो प्रोसेस होता है वो द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। यहाँ पर खनन, जैसे खनन से तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है, और कच्चे तेल से पेट्रोल अलग कर दिया जाता है, डीजल अलग कर दिया जाता है, और जो उसके अंदर पैराफिन वगैरह जो और सारे प्रोडक्ट होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। तो विनिर्माण का जो प्रोसेस होता है वो द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। बात की जाए तृतीय क्षेत्र की, तो तृतीय क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करने का काम करता है तृतीय क्षेत्र। सेवा जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और बीमा। जैसे आपने मान लो यहाँ पर हमें कोई सामान लेने जाना है, तो सामान लेने के लिए हमें परिवहन की जरूरत पड़ेगी, तो परिवहन या सेवाएं प्रदान करने का जो काम करता है वो तृतीय क्षेत्र करता है। या संचार, जैसे मोबाइल वगैरह होगी, टीवी ब्रॉडकास्टिंग होती है, तो वो जो सेवाएं प्रदान करता है वो तृतीय क्षेत्र प्रदान करता है। चतुर्थ क्षेत्र की बात की जाए तो चतुर्थ क्षेत्र में ज्ञान से संबंधित टोटल जितनी भी सेवाएं हैं ज्ञान से संबंधित, वो चतुर्थ क्षेत्र में शामिल की गई हैं। जैसे किसी कंपनी में कोई डेवलपर हो सकता है जो निरंतर ऐसा कार्य करता रहता है कि कंपनी की अर्थव्यवस्था ग्रोथ करे, तो उसको डेवलपर जो अपनी ज्ञान से संबंधित सेवाएं प्रदान करेंगे तो उसे हम शामिल करते हैं चतुर्थ क्षेत्र के अंदर। पांचवें क्षेत्र की बात की जाए तो पांचवें क्षेत्र में अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक या शोधकर्ता जो निरंतर कोई ना कोई आविष्कार करते हैं, कोई ना कोई शोध करते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी इनकी भी पूरी पूरी होती है। तो पांचवें क्षेत्र में अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। तो 5 क्षेत्र बताए गए हैं। जो किताबें हैं उनमें 3 ही बताए गए हैं, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री इसके 5 क्षेत्र मानते हैं, इसलिए हमने 5 के क्षेत्रों को डिस्कस किया है। अब डिस्कस कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के आधार को। अर्थव्यवस्था के आधार कुछ प्रकार बताए गए हैं, निम्न प्रकार बताए गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे आ जाता है राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ जाता है विकास की व्यवस्था के आधार पर, क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, नियोजन के आधार पर, निर्भरता के आधार पर, और लास्ट में आ जाता है विश्व के साथ संबंध के आधार पर। अब इन सारे पॉइंटों को एक एक को डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। पहला आ जाता है राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर 3 प्रकार बताए गए हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? यहाँ पर ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी अधिकतम और सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी न्यूनतम होती है। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जिनके पास पैसा है, जो पूंजीपति हैं, उनकी अर्थव्यवस्था में भागीदारी ज्यादा है। जो पैसे वाले हैं वही अपने प्रोडक्ट लगाते हैं, वही अपनी फर्म लगाते हैं, वही अर्थव्यवस्था में ज्यादा योगदान देते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है पूंजीवादी।
और सार्वजनिक क्षेत्र यानी सार्वजनिक क्षेत्र कहा गया है सरकार को। सरकार की भूमिका अर्थव्यवस्था में बहुत कम होती है, तो वो क्षेत्र कहलाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र। इसके अंदर होता क्या है, देखिए इसके अंदर एसएससी में काफी बार ये पॉइंट पूछा जा चुका है। इसके अंदर होता है अधिकतम लाभ और न्यूनतम कल्याण की नीति अपनाई जाती है। तो सिंपल सी बात है, जो भी अपना पैसा लगाएगा वो लाभ की दृष्टि से लगाएगा, ना कि कल्याण की दृष्टि से। जो सरकार होती है, जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, वो थोड़ा बहुत कल्याण की दृष्टि से पैसा लगाया जाता है, लेकिन जो पूंजीपति होती हैं जिनके पास पैसा होता है वो सिंपल प्रॉफिट की भावना से ही पैसे लगाते हैं। तो इस व्यवस्था को कहा जाता है बाजार व्यवस्था, और ऐसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है यूएस से यूके और आपके जो चीन है उसके अंदर भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही पाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं समाजवादी की। तो समाजवादी व्यवस्था पूंजीवादी की सिंपल उल्टी है। यहाँ पर निजी क्षेत्रों की भागीदारी न्यूनतम होगी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी अधिकतम होगी। तो यहाँ पर जिनके पास पैसा है उनकी भागीदारी कम होती है और जो सरकार होती है उसकी भागीदारी अधिक होती है। ये भावना अपनाई क्यों जाती है? क्योंकि ये इक्वलिटी लाने के लिए कि गरीब गरीब ना हो और अमीर अमीर ना होता चला जाए। तो ऐसी भावना कि सबको रोजगार मिले, सभी का डेवलप हो, सभी अपनी ग्रोथ करें, अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी अच्छे से हो, बराबर हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में होगा क्या? न्यूनतम लाभ होगा और अधिकतम कल्याण की नीति अपनाई जाएगी। सिंपल सी बात है, सरकार कल्याण की भावना से ही ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाएगी। और ये अर्थव्यवस्था सोवियत संघ रूस में पाई जाती थी, अब इतनी नहीं पाई जाती। वहां पर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना घर बना रही है। आगे बात कर लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का जो मिश्रण होगा, यानी पूंजीपतियों का भी और समाज यानी सरकार की भावना भी अर्थव्यवस्था में ज्यादा रहेगी और पूंजी की भावना भी बराबर रहेगी। दोनों की बराबर भागीदारी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है और सर्वप्रथम जो अपनाई थी वो फ्रांस ने अपनाई थी, ताकि दोनों क्षेत्रों को बराबर अधिकार मिल सके। आगे बात कर लेते हैं विकास की व्यवस्था के आधार पर। तो विकास की व्यवस्था के आधार पर 3 प्रकार बताए हैं: विकसित, विकासशील और अल्प विकासशील। यहाँ पर मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है 2018 और 19 का। उसमें ये कहा गया किसी देश की प्रति व्यक्ति आय यदि $12,236 से अधिक $12,236 है तो वो देश विकसित कहलाएगा। और यदि $12,236 और $1,006 के बीच में है तो वो देश विकासशील कहलाएगा। और यदि $1,000 से नीचे, $1,006 से नीचे है तो वो अल्प विकासशील देश कहलाएगा। तो विकासशील वो देश होते हैं जिनके लोगों के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय भी उच्च होती है और उनके जीवन यापन के संसाधन काफी अच्छे होते हैं। तो वो विकासशील देशों की श्रेणी में विकसित देशों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। और विकासशील वो देश होते हैं जिनके जो विकास की सीमा कभी भी पा सकते हैं, विकसित देश बनने के कगार पर खड़े हैं, वो विकासशील है। और अल्प विकासशील जिनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है और उनके पास पर्याप्त संसाधन भी जीवन यापन करने के लिए नहीं होते। तो विकासशील, विकसित आप समझ गए होंगे। आगे बात कर लेते हैं क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर। क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर 3 प्रकार बताए गए हैं: कृषि अर्थव्यवस्था वाला, औद्योगिक अर्थव्यवस्था और सेवा अर्थव्यवस्था। कृषि की बात की जाए तो जीडीपी में कृषि का योगदान 50% या इससे अधिक है तो वो देश कहलाएगा कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश। और यदि 50% या इससे अधिक भागीदारी जीडीपी में औद्योगिक अर्थव्यवस्था की यानी औद्योगिक धंधों की है तो वो कहलाएगा औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला देश। और सिंपल सी बात की जाए, यदि सेवा क्षेत्रों की भागीदारी 50% या इससे अधिक है तो वो देश कहलाएगा सेवा अर्थव्यवस्था वाला देश। नियोजन के आधार पर बात की जाए तो 2 तरह से हो सकता है: योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध। योजनाबद्ध कैसे होता है? यानी कोई अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, जैसे भारत के अंदर बनाई जाती थी पंचवर्षीय योजना या अब नीति आयोग बनाया जा रहा है। तो अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं डेवलप करने के लिए योजना बनाई जाती है। तो ऐसे देश कहलाते हैं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वाले देश। या गैर योजना, कोई योजना नहीं बनाई गई, जैसी अर्थव्यवस्था थी अपने बलबूते पर वैसे ही चल रही है, तो वो कहलाएगा गैर योजनाबद्ध। आगे देख लेते हैं निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो निर्भरता के आधार पर 3 प्रकार बताए हैं: आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था और परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर की बात की जाए तो आत्मनिर्भर
वो देश आत्मनिर्भर होते हैं जिनके पास अपने खुद के संसाधन होते हैं। वो अपनी जरूरत के संसाधनों के लिए किसी और देश पर डिपेंड नहीं होते, उनके पास तकरीबन तकरीबन अपनी जरूरत के सभी संसाधन मौजूद होते हैं, तो वो कहलाते हैं आत्मनिर्भर देश। आश्रित की बात की जाए तो 80% से ज्यादा संसाधनों के लिए वो किसी और देश पर डिपेंड रहते हैं, उनके जरूरत के संसाधन उनके पास नहीं होते और वो अपने संसाधनों के लिए किसी और देश पर डिपेंड रहते हैं, तो ऐसे देश कहलाते हैं आश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश, जैसे नेपाल और भूटान। परस्पर निर्भर की बात की जाए तो परस्पर निर्भर में अपनी जरूरत का सामान लेते हैं और उनकी जरूरत का सामान देते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। जैसे भारत अरब कंट्री से तेल लेता है और यहाँ से उनके जो खाने के सामान होते हैं, चावल, गेहूं, ऐसे सामान उन्हें देता है, तो एक दूसरे पर डिपेंड होने वाले परस्पर निर्भर कहलाते हैं। बात की जाए विश्व के साथ संबंध के आधार पर तो खुली अर्थव्यवस्था हो सकती है और बंद अर्थव्यवस्था हो सकती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में कम प्रतिबंध हो, तो वो कहलाएगी खुली अर्थव्यवस्था। यानी कि कोई भी जाइए अपना प्रोडक्ट लगाइए, वहां पर कोई भी अपनी फर्म लगा सकता है, वहां से खुला व्यापार कर सकता है, जो जो संसाधन उन्हें चाहिए खुले रूप में ले सकता है। सरकार अपनी भागीदारी नहीं लगाती, अपना बाउंडेशन नहीं लगाती, कोई नियम नहीं बनाती, तो वो कहलाता है खुली अर्थव्यवस्था वाला देश। जैसे हांगकांग और सिंगापुर खुली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, सरकार जो है वहां पे ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती, तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है खुली अर्थव्यवस्था। बंद की बात की जाए तो जहां पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगाती है, व्यापार नहीं करने देती, लेन देन नहीं करने देती, तो वो अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। बिना सरकार की मर्जी से आप वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था वाले देश। तो ये एक या काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, उत्तर कोरिया है जो बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो यहाँ पर मैंने आपको अर्थव्यवस्था के आधार बताए हैं, पूरी अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बारे में सारी डिस्कस की हमने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।